ईश रावत यहाँ पे बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन को करूँगा। और ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली हमारे पास 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और 10th क्लास की जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हिंदी में और इंग्लिश में हम दोनों लेके चलेंगे इसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है उन्नयन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि एलिवेट करना। यहाँ पे एक वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं उसे एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी जो आँख होती है बेसिकली उसको हम बेस लेते हैं। ये हमारे पास अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और ये ऊपर की तरफ देखता है, यहाँ पे एक ट्री खड़ा है, बहुत बड़ा ट्री है और ये ट्री के नीचे खड़ा हुआ है और ट्री पे यहाँ पे कोई बेसिकली यहाँ पे फल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आदमी है अपनी आँख से इस ट्री में लगे हुए फल को देखता है तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है। और यहाँ पे जो उसकी आँख है उसको हम बेस लाइन मानेंगे। और बेस लाइन से बेसिकली जो ट्री है, यहाँ पे ट्री पे जो फ्रूट है वहाँ पे अगर ये देख रहा है तो इस तरीके से ये देखेगा। यहाँ से जो इसकी आँख है बेसिकली आँख से बेसिकली इस तरीके से जाएगी, जो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से लाइन बनेगी। तो इस तरीके से ये लाइन बनेगी और ये बेस लाइन है बेसिकली जो ट्री है वो उसका जो बेस है और जो आँख है बेसिकली उनके बीच का जो ये लाइन हम बनाएंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या फिर उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण बेसिकली जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है सीधा। और बेस लाइन बेसिकली ये वाली है और जहाँ से हम देख रहे हैं और यहाँ पे ट्री का बेस है तो यहाँ पे राइट एंगल बन जाता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पे थीटा एंगल बन जाता है बेसिकली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल बन जाता है। और फिर हमारे पास जो होता है टेन, कॉस और साइन, ये जो फंक्शंस होते हैं इनका यहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन चुका है। और ट्राइंगल में हमें पता है कि टेन, कॉस और साइन का यूज़ होता है। जो ट्राइंगल होता है, जो हमने ट्राइंगल पढ़ेंगे तो ट्राइंगल्स के बारे में हम पूरी तरीके से देखेंगे किस तरीके से इनका यूज़ होता है यहाँ पे। देन हमारे पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। अब जो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें ये जो पॉइंट्स होंगे इनका काफ़ी यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग बना रखी है और यहाँ पे ये छोटी बिल्डिंग है। तो मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंग के छत पे मैं बैठा हुआ हूँ, सबसे टॉप फ्लोर पे मैं बैठा हुआ हूँ और वहाँ से मैं जो ये छोटी बिल्डिंग है इसके टॉप को देख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ देख रहा हूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना। तो जब मैं हाइट से, किसी ऊँची हाइट से किसी जो छोटी हाइट है वहाँ पर देखता हूँ तो मेरी आँख को यहाँ पर मैं बेस मानता हूँ, इस लाइन को मैं बेस लाइन मानता हूँ। और यहाँ से मैं अगर नीचे को देखता हूँ और जहाँ पे मैं देखता हूँ उसको मैं बेस लाइन मानता हूँ और ये मेरी जो हाइट है यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी एक ऐसे ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब किसी बड़ी हाइट से बेसिकली एक छोटी हाइट को देखते हैं और उसे एंगल तब जाके जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और वहाँ पर भी हमारे पास क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ पे बनता है, दोबारा एंगल ऑफ डिप्रेशन के टाइम पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और यहाँ पे भी हमारे पास टेन, साइन और कॉस के जरिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में आंसर निकालते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली वो ये बनता है कि इस वाली बिल्डिंग की हाइट दे दी जाती है तो इस वाली बिल्डिंग की हाइट निकालनी पड़ती है। तो थीटा एंगल का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे जो क्वेश्चंस होंगे। लेकिन सबसे पहले जो टर्म्स हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हम इन टर्म्स को समझेंगे तभी जाके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें जो लैंग्वेज होगी उसको हम कैच कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी उसमें डेफिनेशंस होगी, जो भी क्वेश्चन में, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कंजिस्ट एंगल, सो ड्यू टू दीज एंगल्स ए ट्राइंगल इज फॉर्म। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, और जो उन्नयन कोण है उनमें क्या बनता है, एक कोण बनता है, बेसिकली एक एंगल बनता है। तो उस एंगल से हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, कोई लेडर का एग्जाम्पल आता है, मतलब सीढ़ी का एग्जाम्पल आता है। अगर हम सीढ़ी को किसी दीवार पे लगाते हैं तो वहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाता है, दीवार और सीढ़ी के बीच में अगर ये दीवार है और हम सीढ़ी को इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे भी एंगल बन जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, दीवार
दीवार की वैल्यू दी जाती है, इस दीवार की हाइट दी जाती है, तो हमें सीढ़ी की हाइट निकालनी होती है, जो लैडर होता है लैडर की हाइट निकालनी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तब जाके हम नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो इतना हमें समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए ये जो टर्म्स है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इनका यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसलिए हमें इन टर्म्स को समझना जरूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होगा कि वो जो आदमी है ऊपर की तरफ देख रहा होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो मतलब आएगा वो आदमी जो होगा नीचे की तरफ देख रहा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इन टर्म्स को हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। सर्कल आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसका मतलब है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है और वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है। तो सर्कल आर्टिस्ट जो होता है 20 मीटर लॉन्ग जो रोप है उसको बेसिकली ये क्लाइंब कर रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो रोप है बेसिकली वो एक जो हमारे पास एक बेसिकली वो है, एक हमारे पास पोल है, और पोल से वो जो रोप है वो बंधी हुई है, वो उस रोप को पोल के टॉप से बांधा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, मतलब जो टॉप ऑफ वर्टिकल पोल है उससे उस रोप को बांधा हुआ है। तो हम जब सर्कस देखने जाते हैं तो उसमें ऐसे ही करतब दिखाई देते हैं और वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कल्पना करनी ज़रूरी है। कल्पना का खेल है सारा का सारा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्वेश्चंस बेसिकली बहुत बड़े सेंटेंस वाले फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कल्पना करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चंस बेसिकली इमेजिनेशन करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चंस बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में आता है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इमेजिनेशन से ही क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होता है और समझ में आता है। एक स्टोरी फॉर्मेट बन जाती है, उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पोल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पोल बनाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पोल का बेस बनाएंगे, और हम ये करेंगे कि यहाँ बेस पे क्या है, एक रस्सी बनाई हुई है, और इस रस्सी को, इस रोप को बेसिकली पोल के टॉप पे बांधा हुआ है। इस तरीके से पोल के टॉप पे इस रस्सी को बांधा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो यहाँ पे पोल है इसे हम पोल नाम देते हैं, और ये बेसिकली क्या है, ये रोप है। तो ये पोल है और ये रोप है। तो यहाँ पे पोल और रोप हमारे पास आ चुका है, और ये रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है, और यहाँ पे इस सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो इसकी जो लेंथ है 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ये जो रोप है उसकी जो लेंथ है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड। मतलब ये पूरी तरीके से टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब इसमें कहीं पे भी बीच में कोई ढीलापन नहीं है, पूरी तरीके से टाइटली स्ट्रेच्ड है। टाइट फ्रॉम अ टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो जो वर्टिकल पोल है, जो वर्टिकल का मतलब होता है सीधा जो खड़ा पोल है, बेसिकली सीधे तरीके से जो लंबाई में जो सीधे तरीके से खड़ा पोल है उसके जो टॉप है वहाँ पे बंधी हुई है। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो पोल की हाइट क्या है, ये पूरी पोल की हाइट है और ये हमें निकालनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है, फिर यहाँ पे जो नया सेंटेंस आया है, इफ़ द एंगल मेड बाई द रोप विद ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर ये क्या करता है कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, रोप और ग्राउंड लेवल के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमसे पूछा गया है कि हाइट निकालनी है पोल की। तो हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी जिससे कि पोल की हाइट निकलेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ाया था, और मैंने उसमें बोला था या तो पोल की हाइट दी जाएगी और या तो बेसिकली इस लेंथ की हाइट दी जाएगी। जो हमारे पास हाइपोटेनियस है इसकी हाइट, इसकी लेंथ दी जाएगी। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है, अगर हम इसको देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है पूरी तरीके से। राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। तो हमें पता है कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके जो सारे जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्राइंगल है उसके, यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को मैं रिवीजन करा देता हूँ कि जो ट्राइंगल होता है उसकी जो एंगल्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री आ चुका है। देन हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी है और हमें निकालनी है पोल की हाइट। ठीक है, तो पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो मैंने कहा था कि जब ट्राइंगल बनता है तो वहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगते हैं, या तो tan का फॉर्मूला लगता है, या तो cos का फॉर्मूला लगता है, या तो sin का फॉर्मूला लगता है। अब ये cos, sin और tan के फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा। हमें इतना भी पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हमें एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी हुई है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हम देखें कि टेन थीटा की एक जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है बेसिकली हाइट डिवाइडेड बाई बेस, हाइट डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाली, हमको पता नहीं था कि कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली। तो हाइट डिवाइडेड बाई बेस हमने लिखा, तो हाइट डिवाइडेड बाई बेस लिखा, तो टेन थीटा में थीटा जो है वो एंगल है और इस ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री एंगल की वैल्यू है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हमने एंगल की वैल्यू रख दी और हाइट की वैल्यू कितनी है, h है, और बेस की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1030 का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो समझ में आया क्यों 1030 का फॉर्मूला नहीं लगेगा। 1030 का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि भाई हमें 1030 की वैल्यू पता है। आगे अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1/√3 होती है, 1/√3 होती है और हाइट बाई बेस है। तो यहाँ पे ना तो हाइट की वैल्यू निकल पा रही है ना तो बेस की वैल्यू निकल पा रही है, तो ये फार्मूला रिजेक्टेड हो जाता है हमारे पास। इस फार्मूले का यूज़ हम नहीं करते हैं यहाँ पे, तो हम किस फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और देखने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, एक करके सारे फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना, हम इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अब हम लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है तो थीटा 30 डिग्री में हाइट की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 20 मीटर पता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 20 मीटर पता है और हाइट की वैल्यू हमें पता नहीं है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 0 इसकी जो वैल्यू होती है 0 1/2 होती है और हाइट डिवाइडेड बाई 20 हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आंसर निकल रहा है, कुछ आंसर निकल रहा है कि हाइट की वैल्यू निकल सकती है। हाइट की वैल्यू कितनी निकल सकती है, हाइट की वैल्यू 10 मीटर निकल सकती है। अगर हम 20 को इधर साइड ले जाते हैं तो 20/2 आ जाता है और 10 मीटर क्या हो जाती है, हाइट की वैल्यू निकल जाती है और ये हमारे पास क्या होता है, आंसर, ये हमारे पास निकल जाता है फाइनल आंसर। तो हमने देखा कि 10 की जब हमने वैल्यू रखी तो 10 की वैल्यू रखने पर आंसर नहीं आया। और अगर हम अब क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू रखते हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं, चलो आंसर तो निकल गया है बट हम क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू रखते हैं। एक बार हम क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स को थोड़ा समझते हैं तो कॉस की वैल्यू को रखते हैं। चलो ठीक है, तो कॉस की वैल्यू को रखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो कॉस की वैल्यू रखने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस को इतना ही लिख रहा हूँ, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है और कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू 20 है और cos 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और बेस डिवाइडेड बाई 20 आ चुका है। तो यहाँ पे बेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, बेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10√3। अगर हम 20 को इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा और 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 हमारे पास आ जाएगा बेस की वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे जब हमने कॉस का फॉर्मूला रखा तो बेस की वैल्यू आई और जब हमने 10 का फॉर्मूला रखा तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई और जब हमने कॉस का फॉर्मूला रखा तो बेस की वैल्यू आई, लेकिन जब हमने साइन का फॉर्मूला लगा तब जाके हमारे पास हाइट की वैल्यू आई। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना था, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे केवल साइन का फॉर्मूला ही क्यों लगा, मैंने इसलिए इतनी बड़ी कहानी सुनाई क्योंकि साइन का फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि साइन में ही हमारे पास हाइट और हाइपोटेनियस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे कॉस का जो हमने फार्मूला लगा रखा है, कॉस के फार्मूले से बेस की वैल्यू तो निकल चुकी है और हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। बेस की वैल्यू 10√3 निकल चुकी है, 10√3 निकल चुकी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाने के बाद भी हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना लंबा क्यों करना है, पहले कॉस की वैल्यू निकालो फिर पाइथागोरस लगाओ, तो उससे बढ़िया हम सीधा क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पुट करके, साइन थीटा की वैल्यू पुट करके, साइन 30 डिग्री एंगल की वैल्यू पुट करके सीधा सा आंसर निकाल देंगे। तो काफ़ी ईजी तरीके से आंसर निकल जाता है और इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये कंप्लीट होता है। और ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे एक एक करके और पूरे तरीके से कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन करेंगे और डिस्क्राइब करके मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन करूँगा। तो
इस वीडियोस को अगर आपको समझ में आता है और आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा। और आप उससे ज़्यादा जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट और जितने ज़्यादा और भी कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट डाल पाऊँगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे तभी जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डाउट्स आएंगे, और तभी जाके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ़ सॉल्यूशंस यहाँ पे मैं डालने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।